हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में। और आपको पता होगा बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 2.4 चल रहा है। 2.1, 2.2 एंड 2.3 आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। चैप्टर नंबर 2.4 सोसाइटीज़ के बारे में बताता है कि सोसाइटी जो होती हैं वो इंडिया में किस प्रकार से बनती है। तो यहाँ हम कुछ पर्टिकुलर सोसाइटीज़ की बात करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में कुछ पर्टिकुलर सोसाइटीज़ हैं। जैसे चलो सोसाइटीज़ के बारे में बताने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, मैं उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं बातों ही बातों में। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये आपको पेज नंबर 4 के ऊपर ये आपको मिलेगा। तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको उस स्टेट में जो सोसाइटी के रजिस्ट्रार का ऑफिस है वो पता करना पड़ेगा कि उस स्टेट में सोसाइटी को रजिस्टर्ड करने वाला जो रजिस्ट्रार है उसका ऑफिस कहाँ पर है। उसको पता करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। जैसे हमने कहा था, किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए कम से कम 10 मेंबर्स का होना आवश्यक है, और 10 के 10 मेंबर्स अडल्ट होने चाहिए, यानी कि वयस्क होने चाहिए, 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। उन 10 लोगों के द्वारा सोसाइटी का जो नाम है वो डिसाइड किया जाएगा। उस नाम को भेजा जाएगा रजिस्ट्रार के पास कि क्या हम ये नाम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। सोसाइटीज़ के नियम क्या होंगे, सोसाइटी में किसी भी मेंबर के आने का या जाने का सिस्टम जो है, प्रोसेस है, वो क्या होगा, ठीक है। सोसाइटी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पर होगा। ये सारी चीज़ें जब तक रजिस्ट्रार के पास नहीं पहुँचेंगी, रजिस्ट्रार सोसाइटी को रजिस्टर्ड नहीं करेगा। जैसे ही रजिस्ट्रार को ये इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, वो इन इन्फॉर्मेशन को पहले वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, और वो चेक कैसे करता है वो उसके पार्ट पर है। वो सोसाइटी का रजिस्टर्ड ऑफिस में आकर वेरीफाई करेगा, या वहीं बैठा बैठा कुछ और 2-4 कागज़ मंगवाएगा कि भाई मुझे और सेटिस्फाई करो, मैं इन 4-5 कागज़ से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे और डॉक्यूमेंट्स दो ताकि मैं वेरीफाई कर सकूँ कि तुम्हारी जो सोसाइटी है वो एकदम जेन्युइन है। जब रजिस्ट्रार जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं किसी सोसाइटी को लेकर वो सारे ठीक है, मैंने अपने पार्ट पर अच्छे तरह जांच पड़ताल कर ली है, पूरा वेरिफिकेशन हो चुका है, तो फिर जो रजिस्ट्रार है वो इस सोसाइटी को एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देता है, जिससे कि वो सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी मानी जाएगी। तो ये है बेटा इसका रजिस्ट्रेशन और सिंपल स्टेप, जो कि आप पार्टनरशिप बिजनेस में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है बेटा। अब रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ऑफिसर्स के बारे में बताना पड़ता है। ऑफिसर्स, या इनको हम बोलते हैं ऑफिस बियरर, इनकी डिटेल भी देनी पड़ेगी। इनमें एक पर्सन होगा प्रेसिडेंट, एक पर्सन होगा वाइस प्रेसिडेंट, एक पर्सन होगा सेक्रेटरी, और एक पर्सन होगा ट्रेजरर। ये 4 ऑफिसर्स के नाम भी हमें बताने पड़ेंगे रजिस्ट्रार को कि हमारी सोसाइटी का प्रेसिडेंट कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, ट्रेजरर कौन होगा। प्रेसिडेंट मतलब जिसके हाथ में सारी ताकत होंगी, उस संस्था का अध्यक्ष। वाइस प्रेसिडेंट उसके जस्ट नीचे, कि अगर प्रेसिडेंट मान लो ना रहे, कहीं बाहर चला जाए, तो उसकी गैर हाजिरी में वाइस प्रेसिडेंट उसकी पोस्ट संभालेगा। सेक्रेटरी सचिव ये सारा हिसाब किताब रखेगा कि सोसाइटी के जो नियम हैं वो कहीं वॉयलेट तो नहीं हो रहे हैं, क्या हम प्रॉपर जो गवर्नमेंट है उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और फिर होगा एक ट्रेजरर, जो कि इसके खातों का सही से विवरण रखेगा, इसके पैसे का विवरण रखेगा, तो खजांची बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में। तो ट्रेजरर होगा जो कि इसके सारे अकाउंट्स वगैरह को संभालेगा। इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, और इनका जो चुनाव है वो हर 2 साल में एक बार होगा।
इन 2 years। इनको हर 2 साल के अंदर बदला जाएगा। चुनाव होंगे, मेंबर्स वोट डालेंगे, और वोट के बारे में क्या सिस्टम होता है सोसाइटी में, एक मेंबर एक वोट डाल सकता है, चाहे उसने कितने ही पैसे उस सोसाइटी में लगा रखे हो। तो 2 साल में इनका चुनाव होगा और हर 2 साल के बाद इनको बदला जाएगा। ठीक है बेटा, तो इनको बोलते हैं ऑफिस बियरर या ऑफिसर्स। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। पेज नंबर 5 पर आप देखेंगे कि आपको टाइप्स ऑफ सोसाइटीज गिवन है, कितने प्रकार की समितियां होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर सोसाइटी। कंज्यूमर सोसाइटी, इस सोसाइटी को बनाने वाला कौन है, कंज्यूमर्स। कुछ लोग जो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि जैसे मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे को मार्केट से जो भी सामान मैं लेता हूँ बहुत ही महंगा पड़ता है और मेरी जो बजट है वो सारा का सारा बिगड़ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ूँ जिससे कि मुझे जो मार्केट में मिलने वाला सामान है, मार्केट में जो व्यापारी लूट खसोट मचा रखी है जिन्होंने, मैं उनके इस अत्याचार से बच सकूं। मुझे ऐसी कोई ग्रुप चाहिए। तो वो पता करता है कि कोई कंज्यूमर सोसाइटी पहले से ही बनी हुई है क्या, नहीं है, तो कुछ कंज्यूमर्स मिलकर एक सोसाइटी बना लेते हैं और उस सोसाइटी का नाम रखते हैं वो कंज्यूमर सोसाइटी। ये सोसाइटी क्या करेगी, सीधा फैक्ट्री से संपर्क करेगी, सीधा जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे संपर्क करेगी कि सर हमने एक सोसाइटी बनाई है और हमारी सोसाइटी में 150 लोग हैं। तो हम जब फैक्ट्री में जाते हैं तो फैक्ट्री वाला भी क्या कहता है, प्रोड्यूसर कि भाई ज़्यादा सामान लोगे ना तो मैं दूंगा, अगर तुम मुझसे कहोगे भी 2 यूनिट दे दो, 1 यूनिट दे दो, तो इतना सामान देखो मैं सिंगल नहीं बेचता हूँ। तो ये सोसाइटी कहेगी देखो हम 150 आदमी हैं और हमें आपकी फैक्ट्री से सामान चाहिए। डिफरेंट फैक्ट्रियों से कांटेक्ट करेंगे, इनको जो डेली यूजेस का जो सामान चाहिए हमारे घरों में उसके लिए, तो फैक्ट्री से ये सस्ता सामान परचेज कर लेते हैं। क्योंकि अब देखो बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, सीधा फैक्ट्री के मालिक से और सोसाइटी से संपर्क हो रहा है। तो बीच के जितने भी लागतें थी हमारी वो सारी कम हो गई और हमें जो माल है वो बहुत ही सस्ता पड़ेगा। सोसाइटी इस माल को अपने गोडाउन में रख लेती है, अपने ऑफिस में रख लेती है, जैसे कैंटीन होती हैं, और फिर उस सामान में से जो इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो अपनी नीड के हिसाब से, अपने यूज नीड के हिसाब से उसको निकालते रहते हैं, अपने घर ले जाते हैं। जैसे इसमें डेली यूजेज के सामान आते हैं और जिस कंज्यूमर को जितना सामान चाहिएगा वो इस सोसाइटी से परचेज कर करके अपने घर पे ले जाते हैं। तो इससे तो सामान इनको बहुत ही सस्ता मिलता है। सीधा फैक्ट्री से कांटेक्ट होने के कारण कभी भी माल की जो सप्लाई होती है वो बंद नहीं होती, क्योंकि बीच के जो मिडलमैन है, होलसेलर है, रिटेलर है, ये कई बार माल होने के बावजूद भी मना कर देते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन चलता रहता है। दूसरा, कंज्यूमर सोसाइटी में कंज्यूमर्स के अलावा, यानी कि जो मेंबर्स हैं उनके अलावा जो नॉन मेंबर्स होते हैं, बाहर के जो इंसान होते हैं, वो भी परचेज कर सकते हैं। किसी कंडीशन में अगर मान लो सोसाइटी के पास सामान कम है तो सबसे पहले उस सामान को इस सोसाइटी के मेंबर्स को दिया जाएगा। मेंबर्स को देने के बाद फिर जो माल बचेगा वो बाहर के लोगों को दिया जाएगा। सोसाइटी से जो कंज्यूमर सबसे ज़्यादा सामान परचेज करेगा उसे डिस्काउंट भी दिया जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा परचेज करेगा उसे बोनस भी दिया जाएगा। जैसे हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो हमें अपनी परचेजिंग पर कूपन मिलते हैं कि आप इस कूपन को नेक्स्ट जो शॉपिंग करोगे ना तो आपको इतने रुपए की छूट मिलेगी। तो इसी तरह जो सोसाइटी का कंज्यूमर सबसे ज़्यादा परचेज करेगा उसे बोनस दिया जाता है, यानी कि उसको सामान जो दिया जाता है कुछ एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दे दी जाती है। तो इस तरह से कंज्यूमर सोसाइटी डेली यूजेस की चीज़ों में डील करती है और हर कंज्यूमर अपनी इच्छा के अनुसार इस सोसाइटी से माल खरीद सकता है, लेकिन उससे पहले इसको मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर को सस्ता मिलेगा, नॉन मेंबर्स को थोड़ा सा महंगा मिलेगा। आप कैंटीन का एग्जांपल ले सकते हैं। कैंटीन में चीज़ें इतनी सस्ती क्यों मिलती है? क्योंकि कैंटीन का सीधा लिंक होता है प्रोड्यूसर से, फैक्ट्री से सीधा माल उठाते हैं, इसलिए वहाँ से जब माल उठाएंगे तो माल सस्ता पड़ता है।
इसीलिए सस्ता आ गया, बेचते हैं। तो इस तरह से हमारी चलती है कंज्यूमर सोसाइटी। आप जब इसे पढ़ेंगे अपनी नोटबुक में से तो इजीली आप इसको समझ पाएंगे, सारी बातें मैंने लिखी हुई है। दूसरी सोसाइटी की बात करें तो दूसरी सोसाइटी है हमारी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन बनाएगा, नाम से पता चल रहा है प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर्स जिनको कि मार्केट से रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, और अपना जो प्रोडक्ट है वो भी इनको सेल करने में दिक्कत आ रही है। ये छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, स्मॉल, छोटे छोटे, जो ज़्यादा पैसा लगाकर काम नहीं करते, थोड़े पैसों से काम चला लेते हैं। तो जिन प्रोड्यूसर्स को अपने यहाँ प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए वो मार्केट से अवेलेबल नहीं हो पाता है, या महंगा मिलता है, या कहीं ना कहीं इनको कोई डिफ़िकल्टी फेस हो रही है अपने बने बनाए सामान को बेचने में, तो कुछ प्रोड्यूसर्स मिलके एक सोसाइटी बना लेते हैं। और ये क्या करते हैं, सीधा जहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है वहीं से सीधा संपर्क कर लेते हैं। ये एजेंट के चक्रों में नहीं पड़ते हैं। जब सीधा फैक्ट्री से माल उठाएंगे तो इनको रॉ मटेरियल सस्ता पड़ेगा। सस्ता रॉ मटेरियल ला के अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा बनने वाला माल वो भी हम इजीली मार्केट में सस्ता बेच सकते हैं, या कोई भी प्रॉफिट मार्जिन उस पर ले सकते हैं। दूसरा, इस सोसाइटी में जुड़ने वाले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट भी होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा दिमागी होते हैं। वो ऐसे प्रोड्यूसर्स को कहते हैं जो कि हल्के होते हैं, वो कहते हैं तुम अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दो, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से चाहिए, आपका माल कहाँ बिकवाना है, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, आप लोग सिर्फ बनाने के ऊपर ध्यान दो। तो इस प्रकार इन सोसाइटीज से जुड़कर ये जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं ये अपने प्रॉफिट मार्जिन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं जिनको मार्केट से रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, या अपना बना बनाया माल बेचने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरी सोसाइटी की बात करें, तीसरा का नाम है मार्केटिंग सोसाइटी। नाम से ही पता चल रहा है, मार्केटिंग का मतलब होता है चीज़ों को बेचना, यानी कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पर कि जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो आर्टिसंस हैं, आर्टिसंस का मतलब होता है जो हाथों से कोई न कोई कारीगरी करते हैं, कारीगर बोलते हैं इनको। जैसे मूर्ति बनाता है कोई, पत्थर की मूर्ति बनाता है, या कोई हाथ से कोई चीज़ बनाता है, ऐसे कारीगर जिनको कि सामान बनाना बहुत अच्छे से आता है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का माल बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में सेल करने में इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की सोसाइटी से जुड़कर इनको फ़ायदा क्या होता है कि इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स या आर्टिसंस होने के कारण इन सभी को इतनी नॉलेज हो जाती है कि जो मार्केट है ना वो कहाँ है, मार्केट कहाँ है, यानी कि इनको अपना सामान कहाँ बेचना चाहिए, ऐसे मार्केट की तलाश ये सोसाइटी कर लेती है, क्योंकि सोसाइटी के लिंक जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मान लो इस सोसाइटी के अंदर 200 लोग हैं, तो सोचो 200 लोगों के जो कनेक्शंस है वो कितनी दूर दूर तक होंगे, उनकी पहुंच दूर दूर तक होगी। एक बंदा हो सकता है कि किसी स्टेट का हो, दूसरा किसी स्टेट का हो, तीसरा किसी स्टेट का हो। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इनका जो रुतबा होता है, इनका जो व्यापार होता है वो काफ़ी दूर तक फैला होता है। तो इन्हें ये पता चल जाता है कि कौन सा मार्केट सही रहेगा इन प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो जिनको बेचने में दिक्कत आ रही है अपना सामान, उन्हें सही मार्केट की तलाश ये सोसाइटी करवाती है, इनके सामान की अच्छी कीमत इनको दिलवाती है। तो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी से जुड़कर फ़ायदा होता है। इस सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो इन प्रोड्यूसर्स और आर्टिसंस के माल को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इसे ऐसी जगह जाकर बिकवाते हैं जहाँ पर कि अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये होती है बेटा मार्केटिंग सोसाइटी। तो पर्पज के अनुसार सोसाइटी बनती है, जैसा पर्पज वैसी सोसाइटी। हम बात करें अगली सोसाइटी की, जिसका नाम होगा क्रेडिट सोसाइटी।
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, एक मिनट होल्ड करना, मैं इसमें थोड़ी सी इंक फिलअप कर लेता हूँ। हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो क्रेडिट सोसाइटी, देखो क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ये ऐसी सोसाइटी होती है जो उधार देती है लोगों को, किनको, जो इस सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। इस सोसाइटी में मान लो 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं और हर मेंबर कोई 10,000 रुपये लगाता है, कोई 50,000 रुपये लगाता है, कोई 20,000 रुपये लगाता है, कोई 70,000 रुपये लगाता है। इस तरह से सारे मेंबर्स कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करके ऐसी सोसाइटी बनाते हैं। हो सकता है कि इस सोसाइटी में एक मेंबर को पैसों की आवश्यकता पड़ गई, कम से कम 80,000 रुपये इसको चाहिए। अब देखो इतने लोगों ने मिलकर पैसा लगा रखा, तो 80,000 रुपये तो आराम से सोसाइटी मिल जाएंगे। इस मेंबर को ये सोसाइटी क्या कर देती है, लोन दे देती है, और जो ब्याज दर होती है वो बहुत ही सस्ती होती है, मार्केट से सस्ती होती है, सस्ती रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट या जो दूसरे लोग जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनसे सस्ती रेट पर ये इनको लोन दे देती है। इस बंदे ने अपना पैसा यूज करा और धीरे धीरे किस्तों में इसको वापस चुका दिया। कुछ दिनों बाद इस मेंबर को आवश्यकता महसूस हुई 1 लाख रुपए की। उसके बाद इस मेंबर को सारे मिलकर पैसा दे देंगे, ये अपना धीरे धीरे चुका देगा। तो जिन लोगों को पैसों की समस्या आती है, पैसों का जो अभाव रहता है जिनके पास, और जो बैंक से जो लोन है उसको लेने की उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बैंक हाई रेट जो इंटरेस्ट वो चार्ज करता है, तो ये सोसाइटी से जुड़कर सस्ती रेट पर पैसा ले सकते हैं और हमेशा पैसा अवेलेबल होता है सोसाइटी में। कभी ऐसा नहीं होगा कि सोसाइटी के अंदर पैसा ही ना हो, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं ना वो मिलकर ऐसी सोसाइटियाँ बनाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव होता है। तो ज़रूरतमंद मेंबर को टाइम आने पर ये लोन देती है, सस्ता लोन देती है। वो मेंबर धीरे धीरे किस्तों में उस पैसे को वापस कर देता है। फिर किसी दूसरे मेंबर को आवश्यकता पड़ती है तो दूसरे मेंबर को लोन दिया जाता है। तो क्रेडिट सोसाइटियाँ बनती है मेनली मेंबर्स को उधार देने के लिए, और ये उधार मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चलती है उससे बहुत ही सस्ती रेट पर दी जाती है। अगली हमारी सोसाइटी आती है बेटा फार्मिंग या फार्मर्स सोसाइटी। देखो नाम के पीछे ही पता चलता है कि वो सोसाइटी किस प्रकार की है। फार्मर्स जो किसान लोग होते हैं, छोटे किसान लोग, बड़े बड़े पूंजीपतियों की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपतियों को सोसाइटी में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सिंगल ही काम कर लेते हैं। तो ग्रुप में वो मिलकर काम करता है जिसमें पावर थोड़ी सी कम होती है, जो कमजोर टाइप का होता है। तो वो जो फार्मर्स हैं जो कि छोटे छोटे खेत, स्मॉल लैंड, स्मॉल फील्ड्स, जिनके पास छोटे खेत हैं, और लागत जो होती है ना, लागत जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज है एग्रीकल्चर की उसको करने को लेकर उनकी लागतें बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि उनको बीज जो है, सीड्स हैं वो महंगे मिलते हैं, फर्टिलाइजर्स है वो महंगे मिलते हैं, खेती करने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं छोटे मोटे वो महंगे मिलते हैं। तो महंगा सामान यूज करके अगर ये खेती करेंगे तो इनको बचेगा ही नहीं कुछ भी, सारा तो इन्होंने लागत में लगा दिया। बाद में जब फसल होगी तो फसल जितने बिकेगी वो, और जितने इन्होंने फसल को लगाने में पैसा लगा दिया दोनों बराबर होंगे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे किसान हैं वो सोसाइटी बना लेते हैं, और उस सोसाइटी के माध्यम से वो लोग सीधा वहाँ कॉन्टेक्ट करते हैं जहाँ से उनको जो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं वो डायरेक्ट फैक्ट्री रेट पर मिल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसान होंगे तो जो फैक्ट्री वाला है वो भी उनको खाद बीज वगैरह इजीली ज़्यादा दे देगा। तो ज़्यादा मात्रा में जब ये खाद बीज वगैरह खरीदेंगे तो इनको वो खाद और बीज, सीड्स और फर्टिलाइजर्स बहुत ही सस्ते पड़ेंगे, और सस्ती लागत लगाकर अगर ये खेती करेंगे
तो खेती से मिलने वाली जो उपज है वो अच्छी बिकेगी और इनको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आराम से मिल जाएगा। तो ऐसे छोटे किसान जिनको खेती करने में दिक्कत आ रही है, बढ़िया क्वालिटी के सीड्स फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे हैं और जिनको खेती करके बेनिफिट नहीं हो रहा है, दिन रात लगा देते हैं खेती में लेकिन फिर भी इनको बचत नहीं होती है, ऐसे किसान फार्मिंग सोसाइटी बना लेते हैं। मैंने सब कुछ मेंशन किया है बेटा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रीड करने में, बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ मैंने इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। लास्ट सोसाइटी के बारे में पढ़ लेते हैं। लास्ट सोसाइटी है हमारी 6th, जिसका नाम है हाउसिंग सोसाइटी। नाम से ही पता चल रहा है हाउसिंग सोसाइटी घरों से संबंधित। ऐसे पर्सन्स, ऐसे लोग जिनको रेजिडेंशियल प्रॉब्लम है, आवासीय समस्या है, जिनको रहने की प्रॉब्लम आ रही है, जिनके पास अच्छे घर नहीं हैं, वो लोग क्या करते हैं, हाउसिंग सोसाइटी बना लेते हैं। ये सोसाइटी कई लोगों से मिलकर बनती है और ये कई लोग मिलकर क्या कर लेते हैं, लैंड परचेज कर लेते हैं बहुत ही बड़ा। सिंगल खरीदेगा तो वह बहुत महंगा पड़ता है प्लॉट खरीदना, और अगर हम बहुत ज़्यादा लोग मिलकर खरीदे तो पूरी बड़ी सी एक लैंड परचेज कर सकते हैं, बहुत बड़ी एक लैंड परचेज कर सकते हैं। और उस लैंड पर ये सारे लोग, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो क्या करते हैं, उस एरिया की बहुत ज़्यादा ज़मीन परचेज करके उस पर कंस्ट्रक्शन करने स्टार्ट कर देते हैं। और जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो उस कंस्ट्रक्शन को लोगों के अंदर बांट देते हैं। तो ऐसा ही सोसाइटी करती है कि एक पर्टिकुलर जगह पर एक ज़मीन खरीद ली और उस ज़मीन पर इन्होंने बना दिए फ्लैट। इन्होंने क्या बना दिए, फ्लैट बना दिए। अब ये फ्लैट इस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको अलॉट कर दिए जाएंगे। तो जब इन्होंने ये ज़मीन खरीदी बड़ी मात्रा में, तो इनको ये ज़मीन बहुत सस्ती पड़ी और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा के इन सबको इन्होंने क्या कर दिया, एक एक घर अलॉट कर दिया। तो जिन लोगों को घर से संबंधित कोई समस्या होती है तो उनको ये सोसाइटी घर बनाकर दे देती है, या भी कोई कहता है भी मेरे को लैंड ही परचेज करवा दो, तो वो इस लैंड में से छोटा सा टुकड़ा इसको दे देती है, अपने आप कंस्ट्रक्शन करवा लेता है। कोई कहता है कि मुझे कहीं और बनाना है, मेरे को पैसे चाहिए, फाइनेंस कर दो, मेरे को हाउसिंग लोन दे दो, तो ये उस बंदे को पैसे भी दे देती है सस्ती दर पर और वो कहीं बाहर जाके अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो हाउसिंग सोसाइटी मेनली रेजिडेंशियल प्रॉब्लम वाले लोगों के द्वारा बनाई जाती है। तो ये थी बेटा सोसाइटीज़ हमारी, जो कि हम डिफरेंट वे में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के 2 टॉपिक और बचते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, देखते हैं वो 2 टॉपिक कौन कौन से बचे हैं। पेज नंबर 8 पर आप आएंगे तो वहां पर आपको मेरिट्स दिखेंगे, मेरिट्स ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या अच्छाइयाँ होती है सोसाइटी बनाने में। सबसे पहले तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, इजी फॉर्मेशन। कुछ मामूली फॉर्मेलिटीज पूरी करके रजिस्ट्रार को कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा के 10 लोग इकट्ठे होने चाहिए कम से कम। देखो सोसाइटी बनने के लिए 10 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दी, अपनी सोसाइटी का पर्पस बताया, किस प्रकार की वो सोसाइटी बनाना चाहते हैं ये बताया, और वो सोसाइटी इजीली रजिस्टर्ड हो जाती है। यानी बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंड वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी लिमिटेड अप टू द कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड इन द सोसाइटी। कहाँ तक लायबिलिटी सीमित होगी, जितनी कैपिटल कोई भी मेंबर लगाता है उस कैपिटल की अमाउंट तक ही उसको जिम्मेदार माना जाएगा, उससे ज़्यादा उससे पैसा नहीं मंगवाया जाएगा। ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब। ये आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़ के आए थे, पार्टनरशिप में भी, जॉइंट हिंदू फैमिली में भी और यहाँ पर भी, ठीक। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है इसका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, जमाव रहना, जल्दी से बदलना नहीं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर इस सोसाइटी के किसी मेंबर की डेथ हो जाती है
या कोई न्यू मेंबर आ जाता है, इससे इस सोसाइटी के एक्टिविटीज पर, नॉर्मल रनिंग पर, नॉर्मल ऑपरेशंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कंटिन्यू चलती रहेगी, मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन सोसाइटी एज इट इज बनी रहेगी। तो तीसरा इसका बेनिफिट है कि सोसाइटी में अगर मेंबर्स के कुछ हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, सोसाइटी नॉर्मली चलेगी, तो डरने की बात नहीं है। फिर बात करते हैं टैक्स एडवांटेजेस। टैक्स एडवांटेजेस ये कहते हैं कि सोसाइटी की जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है, इनको कोई भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ता, चुकाएं भी तो नाम मात्र टैक्स चुकाना पड़ता है जो कोई भी नॉर्मल इंसान पे कर सकता है। टैक्स रेट इन पे 0 के बराबर ही होती है। उसके बाद स्टेट पैट्रोनेज। स्टेट पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी, गवर्नमेंट का प्रभाव या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सहायता, तो जरूरत पड़ने पर लोन या ग्रांट इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। इन सोसाइटी को जब भी कोई आवश्यकता होगी पैसे से संबंधित, तो क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के प्रभाव में चलती हैं, स्टेट गवर्नमेंट का इनके ऊपर पूरा प्रभाव रहता है, इसकी कार्य प्रणाली में वो भाग लेती है, इसलिए जब भी इसको कोई जरूरत पड़ती है तो स्टेट गवर्नमेंट से ये लोन भी ले सकती है या स्टेट गवर्नमेंट खुश होकर को कोई ग्रांट भी दे सकती है। लोन होता है जो वापिस चुकाना पड़ेगा, ग्रांट जो होती है वो चुकानी नहीं पड़ती, ये इनके लिए बेनिफिट हो जाता है, जैसे सब्सिडी होती है। 6 इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बिखेर देना। मेरे पास एक टॉफी का पैकेट है, मैं उसको ऐसे बिखेर दूं तो वो कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, और उन सारे टॉफी को इकट्ठा करके अपने हाथ में रख लूं तो वो कहलाएगा सेंट्रलाइजेशन। एक के हाथ में पावर होना सेंट्रलाइजेशन, कईयों के हाथ में पावर होना डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पहले के टाइम में जो पूंजीपति लोग हैं उनके हाथों में ही सारे मार्केट की बागडोर थी, सारा प्रॉफिट वही कमाते थे। जो ट्रेडर्स हैं, जो पूंजीपति, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा ठगते थे। इनके इस अत्याचार से बचने के लिए सोसाइटीज़ का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। तो अब क्या हुआ कि सोसाइटीज़ बना कर, जैसे कंज्यूमर सोसाइटी है, क्रेडिट सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, फार्मिंग सोसाइटी है, प्रोड्यूसर सोसाइटी है, इन सोसाइटियों के बनने से अब इन लोगों के हाथ में भी बेनिफिट आने लगा है। ये पहले महंगी चीज़ें परचेज करते थे, आज इनको वही चीज़ वो सस्ती पड़ रही सोसाइटी से जुड़कर, तो इनकम का जो पार्ट इनके हाथ में जाता था, ये जो लूट खसोट मचाते थे वो खत्म हो गई और लोगों को उनकी सुविधा की चीज़ें इजीली सस्ती मिलने लगी। तो ये कहता है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। फिर बात करते हैं बेटा 7th डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति चुना जाएगा, इसका मेंबर, वो सभी मेंबर्स की हेल्प से ही चुना जाएगा। यानी जो भी हम प्रेसिडेंट बनाते हैं, मान लो ये प्रेसिडेंट है तो ये अपने आप थोड़ी बन जाएगा, सभी लोग वोट डालेंगे, सभी लोग अपने अपने हैंड्स रेज करेंगे कि इसको मेंबर प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो वो इसमें कौन सी पॉलिसी चलती है, वोटिंग की, 1 मेंबर 1 वोट, हर मेंबर को 1 वोट डालने का अधिकार है। तो वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा पर यहाँ पर जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, वो चुने जाते हैं। इसी चीज को कहते हैं हम डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, जिसमें सबको अपना अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होता है। आप लोग पढ़ के आए होंगे SST के अंदर, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर हर किसी को अपनी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और लास्ट है बेटा इसका, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं आर वेरी लेस, बहुत ही कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं ना इस सोसाइटी के, वो मेंबर्स बिना सैलरी के काम करते हैं। अपनी किसी भी काम के लिए कोई भी व्यक्ति सैलरी नहीं लेता है, इसलिए जब सैलरी नहीं लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे बच जाते हैं।
तो इसकी वजह से इसको ऑपरेट करना, इस सोसाइटी को ऑपरेट करना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए इस सोसाइटी को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो बहुत ही मामूली होते हैं, कोई भी व्यक्ति इन सोसाइटीज को चला सकते हैं। तो ये थी बेटा हमारी मेरिट्स, सोसाइटी को बनाने के कुछ फायदे। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है बेटा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ताकि हम अगले वीक से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सके। टॉपिक का नाम है लिमिटेशंस ऑफ सोसाइटीज। देखो हर चीज़ के फायदे होते हैं, हर चीज़ के नुकसान होते हैं, ये हम हर चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। तो सोसाइटीज के भी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती है। सबसे पहले लैक ऑफ कैपिटल, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सब कुछ लिखा है बेटा बहुत इजी लैंग्वेज में। देखो लैक ऑफ कैपिटल का मतलब होता है पैसे का अभाव। क्योंकि सोसाइटी जो बनाई जाती है वो पुअर पीपल के द्वारा बनाई जाती है। अगर पैसे वाला व्यक्ति होगा तो मैंने पहले भी कहा था वो तो अकेले ही अपनी ज़िंदगी बिता लेगा, उसे तो किसी के साथ की आवश्यकता ही नहीं है। आमिर खान कहता है कि मेरे को किसी के साथ जोड़ो, सलमान खान कहता है कि मेरे को अपनी कंपनी में जॉब दे दो, अमिताभ बच्चन कहता है कि मुझे अपने साथ ले लो, मैं भी आपका पार्टनर बन जाता हूँ। नहीं, ये बंदे अपने बलबूते पर खड़े हैं। पैसे किसको चाहिए? जो व्यक्ति गरीब है, जिसका काम नहीं चल रहा है। तो सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं ऐसे लोगों के द्वारा जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं। तो इकोनॉमिकली वीकर पीपल अगर बनाएंगे सोसाइटी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा ले आएंगे, इसलिए इनके पास पैसे का अभाव होता है। इसकी वजह से सोसाइटी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा सकती है। नंबर 2, लैक ऑफ सीक्रेसी का अभाव क्यों होता है? क्योंकि इस सोसाइटी के जो अकाउंट्स हैं वो हमें पब्लिश करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास हमें इसके अकाउंट्स भेजने पड़ते हैं। गवर्नमेंट की कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट चेक करती रहती है, ऑडिट करवाती रहती है इन संस्थाओं की। तो ये जो डाटा होते हैं सोसाइटी की वो पब्लिश होते रहते हैं लोगों के बीच, इसलिए जो सीक्रेसी होती है वो कहीं ना कहीं भंग हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। जो मेंबर्स होते हैं ना वो आपस में कहीं न कहीं मतभेद का शिकार हो जाते हैं। उनके बीच कहीं न कहीं आपसी मनमुटाव हो जाता है, लड़ने लगते हैं एक दूसरे से, ठीक है, मतलब एक दूसरे को वो लड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं, जो लोगों को दूसरों को धोखा देने में जिनको मज़ा आता है, दूसरों की चुगली करने में जिनको मज़ा आता है, जो लालची प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी अपनी जेब भरना चाहते हैं चाहे दूसरों को कितना नुकसान हो जाओ, ऐसे व्यक्ति हर कहीं मिल जाते हैं, हर संस्था के अंदर। आप बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी जाओगे ना जॉब करने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी तक में, वहाँ पर भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो टांग खींचते हैं दूसरे की कि किसी तरह इसको गिराया जाए और मेरे को आगे बढ़ाया जाए। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों में ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है कि वो लालची बन जाते हैं और वो लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों के ऊपर या तो दबाव बनाने लग जाते हैं या कहीं ना कहीं ऐसी धोखाधड़ी करते हैं कि दूसरों को नुकसान हो। तो इसकी वजह से ये सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि सेल्फिश प्रवृत्ति के कारण लोगों के अंदर मन मुटाव होने लग जाता है। तो ये इसकी तीसरी एक कमी होती है कि लोगों के बीच झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, लोगों के रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफियर। गवर्नमेंट का राजनीतिक हस्तक्षेप जरूर होता है, क्योंकि सोसाइटीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनकर बिठाए जाते हैं। प्रतिनिधि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने अपने कुछ कैंडिडेट इस सोसाइटी में लगा दिए, या हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट है वो बीजेपी का ही है। कुछ दिन बाद सरकार चेंज हो गई, कांग्रेस की आ गई, कांग्रेस ने इस प्रेसिडेंट को हटाया, अपना प्रेसिडेंट ले आए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में तो आपको पता है 36 का आंकड़ा होता है। तो जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी बदलती है वैसे वैसे इस संस्था के जो मेंबर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो भी बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेयर इस सोसाइटी में चलता रहता है, राजनीतिक हस्तक्षेप चलता रहता है और सोसाइटी के ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है।
लास्ट पार्ट है बेटा कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग सोसाइटी के लिए देखो फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। फायदेमंद क्यों है? क्योंकि पैसा मिलता रहेगा, अगर कैश में सेल परचेज होगी तो पैसा आता रहेगा, निरंतर आता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति पुअर है, उसके पास सामान खरीदने के लिए हमेशा पैसे नहीं रहते हैं, तो भैया उसको तो देखो उधार माल चाहिए। और अगर सोसाइटी 100% कैश ट्रेडिंग करेगी तो ये जो गरीब लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस सोसाइटी के साथ, वो कहाँ से खरीदेंगे? उनके पास तो पैसे रहते ही नहीं है हमेशा। तो कैश ट्रेडिंग कई बार बाधक बन जाती है इन सोसाइटियों को चलाने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रोविजंस, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। पेज नंबर 11 पर मैंने कुछ सोसाइटीज के नाम आपको दिए हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा अमूल एक सोसाइटी है। ये जब बनी थी तो इसका नाम पड़ा था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और ये गुजरात में एक आनंद नाम का पैलेस है। गुजरात की सोसाइटी है ये अमूल, और इसमें टैगलाइन होती है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो अमूल जो है वो छोटे लेवल पर स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज के टाइम में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादन जो संस्था है वो यही है। ठीक है, और बताते हैं कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो स्वतंत्रता से पहले ही हो गया था। जो दुग्ध क्रांति आई थी ना, मिल्क रिवॉल्यूशन, जिसे हम दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति भी कहते हैं, ये इसी अमूल की ही देन है। तो अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। आप गुड़गांव जाते हैं तो वहां पर एक इफ्को चौक आता है कि भाई मुझे तो इफ्को चौक तक की टिकट दे दो। आप बैठते हैं कहीं से भी तो कहते हैं कि गुड़गांव जाना है, तो इफ्को चौक ही वहां पर एक मेन स्टैंड है, या राजीव चौक है। तो इफ्को चौक का मतलब है कि वहां पर ये सोसाइटी है जिसका नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये एक फार्मर्स के लिए बनाई गई एक संस्था है। इसका जो ऑफिस है बिल्कुल इफ्को चौक पर जहाँ उतरते हैं वहां पर कोने में आप देखना ग्रीन कलर का बोर्ड मिलेगा इफ्को, इसलिए उसको इफ्को चौक कहा जाता है क्योंकि उस सोसाइटी के निकट ही उसका स्टैंड बनता है, बस स्टैंड। तो ये दो सोसाइटी मैंने आपको दी है, इनके कब बनी थी, कैसे बनी थी, कौन इनके फाउंडर हैं, ये सारे आप पढ़ लेना। और कुछ सोसाइटीज मैंने वैसे दी हुई, उनको नाम आप याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अगली क्लास में हम मिलेंगे अगले मंडे को। आज डेट हो गई है 2 जून। अब हम मंडे को मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। इतने दिन में आप क्या करना बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, सारे नोट्स प्रॉपर आप नोटबुक में लिखते रहें, और जो जीके क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं पर डे उनको भी पढ़ने की आदत डालें। कहीं ना कहीं लाइफ में आप याद करोगे कि सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।